गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आरसी स्टडी पॉइंट में बाई रोहित सर। बच्चों, लेक्चर फोर्थ तक मैंने आपको पढ़ाया था हुंस रूल। आइए अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर 5, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन एटॉमिक स्ट्रक्चर में। पहले बच्चों जानना ज़रूरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से पढ़ने से पहले कि वेव्स क्या चीज़ है। पहले वेव्स के बारे में पता होना चाहिए कि वेव्स क्या चीज़ है। वेव्स मतलब लहरें, तरंगे, वही चीज़ हो गई। अब वेव्स जो होते हैं डिस्टर्बेंस विच कैरी एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू एन अदर इज कॉल्ड वेव्स। जब भी किसी तरीके का कोई भी डिस्टरबेंस होता है तो उसी को ही हम लोग वेव्स कहते हैं। और वेव्स के अंदर एनर्जी होगी तभी वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वो कैरी करेगी। अगर उसके अंदर एनर्जी नहीं होगी तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा ही नहीं पाएगी। नंबर 1 एक तो ये हो गया। नंबर 2 ये कि वेव्स कभी भी सीधे नहीं चलेंगी। ये नहीं है कि बिल्कुल एक ये स्ट्रेट लाइन इस तरीके से सीधे नहीं चलती हैं। वेव्स हमेशा ऊपर नीचे जिगजैग उस तरीके से ही वेव्स हमेशा चलती हैं। अगर कोई कहे कि वेव्स कभी भी सीधे नहीं होंगी। वेव्स हमेशा जिगजैग रहेंगी, टेढ़ी मेढ़ी चलेंगी, लेकिन कभी भी वेव्स कभी स्ट्रेट नहीं चलती हैं। तो ये तो हमने आपको बताया वेव्स के बारे में। अब ये देखते हैं कुछ बेसिक कैरेक्टर्स हैं वेव्स के कि वेव्स में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। जैसे आपका हो गया एम्पलीट्यूड, आपका हो गया टाइम पीरियड, हो गया फ्रीक्वेंसी, हो गया। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको जो भी हैं ये चीज़ आपको भी मैं बताता हूँ। पहले देखते हैं, पहले आप इसको फिगर समझिए तब आपको अच्छे समझ आएगा। देखिए ये आपका होता है 0 पॉइंट। ये जो पॉइंट है, जो ये लाइन गई है, ये आपका 0 पॉइंट कहलाता है। क्लियर? ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक। अब वेव्स जब भी चलेगी कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। वेव्स कभी भी स्ट्रेट नहीं चलती है, ठीक। अब देखिए इसमें 2-3 टर्म होते हैं। एक होता है एम्पलीट्यूड, एक होता है टाइम पीरियड, एक होता है फ्रीक्वेंसी। क्लियर? पहले देखते हैं एम्पलीट्यूड क्या चीज़ है। तो एम्पलीट्यूड में क्या है, देखिए ये आपका नल पॉइंट कह लीजिए या 0 पॉइंट कह लीजिए। मानिए यहाँ से वेव स्टार्ट हुई। जब वेव यहाँ से स्टार्ट होती है तो पहले मैक्सिमम हाइट ऊपर तक गई, फिर वो नीचे आई, फिर 0 पॉइंट में आई, फिर 0 पॉइंट से फिर वो नीचे गई जितना मैक्सिमम वो नीचे जा पाई। उसके बाद वो फिर ऊपर उठी और 0 पॉइंट तक आई। तो 0 पॉइंट से मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम डेप्थ तक की जो भी आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से स्टार्ट हुई, ये मैक्सिमम हाइट तक गई, फिर यहाँ से नीचे आई, फिर डेप्थ में मैक्सिमम जितना नीचे तक गई और फिर वो 0 पॉइंट पे आकर के जहाँ पे मिलती है वो एक पूरी एक साइकिल, ये एक साइकिल होती, 1 साइकिल है वेव्स की। और इसी 1 साइकिल को ही हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। एक चीज़, एक तो एम्पलीट्यूड हम इसको यहाँ से भी कह सकते हैं कि मैक्सिमम हाइट तक गई और 0 पॉइंट से, और फिर नीचे मैक्सिमम डेप्थ तक आई और फिर 0 पॉइंट पे मिल गई। ये एक इसकी पूरी 1 साइकिल हो गई, इसको भी एम्पलीट्यूड कहा जाता है। दूसरा, 0 पॉइंट से वो जितना मैक्सिमम हाइट तक जाएगी ये भी इसका एम्पलीट्यूड होगा। या 0 पॉइंट से वो मैक्सिमम जितना नीचे तक जाएगी ये आपका 0 पॉइंट है। ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है ये 0 पॉइंट है। 0 पॉइंट से जितनी वेव, कोई भी वेव जितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगी या मैक्सिमम जितना वो डेप्थ तक, जितना नीचे तक जाएगी, ये भी, इसको भी एम्पलीट्यूड कहते हैं। या फिर वेव की एक पूरी साइकिल को कंप्लीट होने में जितना भी डिस्प्लेसमेंट होता है फ्रॉम 0 लाइन, ये 0 लाइन आपकी है, ठीक है।
तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम जीरो लाइन उसको भी हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। कहने का मतलब बेटा कि यहाँ से ये जीरो लाइन है, ये पूरी आपकी जीरो लाइन है, इसको बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, ये जीरो लाइन है। तो यहाँ से एक साइकिल, वन साइकिल को पूरा करने में यहाँ से ये स्टार्ट हुई, यहाँ पे आकर के ये एंड हो गई, इसकी ये एक साइकिल, यहाँ से इसकी सेकंड साइकिल है, ये आपकी यहाँ से यहाँ तक की सेकंड साइकिल है, ये आपकी वन साइकिल है, फर्स्ट साइकिल। तो एक साइकिल को कंप्लीट होने में जितना वो मैक्सिमम उसको, जितना डिस्प्लेसमेंट उसको लगा, जितने उसकी डिस्टेंस आई, जितना उसका डिस्प्लेसमेंट आया, वही उसका एम्पलीट्यूड है। तो एम्पलीट्यूड बेटा तीन तरीके से होता है, मैक्सिमम हाइट तक का, मैक्सिमम डेप्थ तक का, या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक का। एक साइकिल को कंप्लीट होने में जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट लगा वो उसको भी हम लोग एम्पलीट्यूड कहेंगे। क्लियर? अब देखते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब क्या हुआ, ये देखिए, ये इसकी एक साइकिल है, यहाँ से यहाँ तक की पूरी एक साइकिल है। तो वन साइकिल को कंप्लीट होने में उसको जितना टाइम लगा, 1 सेकेंड लगा, 2 सेकेंड लगा, 0.5 सेकेंड लगा, 0.2 सेकेंड लगा, 10 सेकेंड लगा, जितना भी एक साइकिल को कंप्लीट होने में, वन साइकिल को कंप्लीट होने में उसको जितना टाइम लगता है उसी को ही टाइम पीरियड। तो अगर कहा जाए कि वेव्स में टाइम पीरियड क्या चीज़ है, तो आप सिंपली बताओ कि वन साइकिल को, ये एक इसकी वन साइकिल कंप्लीट हुई, वन साइकिल को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उसी को ही हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। अब देखते हैं बेटा फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ होती है। फ्रीक्वेंसी काफ़ी पुराना टर्म है, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से आता भी होगा। ये फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है, देखिए, नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीट इन 1 सेकेंड। कहने का मतलब ये देखिए, एक ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, वन साइकिल हुई, मतलब इसकी वन वेव हो गई। तो 1 सेकेंड में वो 1 साइकिल कर रहा है कि 3 साइकिल कर रहा है कि 10 साइकिल कर रहा है कि 1000 साइकिल कर रहा है कि 1 लाख साइकिल कर रहा है, वो 1 सेकेंड में वो जितनी साइकिल कंप्लीट करेगा, जितने उसके एम्पलीट्यूड होंगे, या 1 साइकिल को कंप्लीट करने में जो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है उसी एम्पलीट्यूड उसको भी कहा जाता है। तो वेव को 1 सेकेंड में वो कितनी वेव की साइकिल को कंप्लीट करता है, या कितनी बार वो कितनी वेव्स बनाता है 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में वो कितनी वेव्स बना रहा है, उसी को ही हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब देखिए फ्रीक्वेंसी क्या चीज़, इसका एक फार्मूला। फ्रीक्वेंसी को पहली बात तो हम लोग इसको म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ वेव्स अपॉन टाइम। मतलब 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में उस कितनी वेव्स की नंबर हुए, कितनी वेव्स बनी, उसी को ही फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एक तो ये इसका फार्मूला, इसको याद कर लीजिए कि एक तो फार्मूला इसका फ्रीक्वेंसी का ये होता है कि नंबर ऑफ वेव्स अपॉन टाइम, और दूसरा फ्रीक्वेंसी का एक फार्मूला ये होता है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। ठीक, मान लीजिए टाइम पीरियड दिया है, फ्रीक्वेंसी निकालना है तो 1 अपॉन टी कर दीजिए, बस निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है। अब इसकी हर्ट्ज यूनिट क्यों होती है, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम हर्ट्ज था, तो उन्हीं के नाम पे फ्रीक्वेंसी की यूनिट उन्होंने हर्ट्ज रखी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की डिस्कवरी हर्ट्ज ने करी थी। क्लियर? तो अभी तक बच्चों हमने आपको बताया कि ये एम्पलीट्यूड के बारे में, टाइम पीरियड के बारे में और फ्रीक्वेंसीज़ के बारे में, अभी तक आपको ये चीज़ पता चली। अब जो है हम आपको बताएंगे वेवलेंथ क्या चीज़ है। वेवलेंथ क्या मतलब क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव क्रस्ट। ऊपर वाले को क्रस्ट कहा जाता है, ये जो मैक्सिमम हाइट होती है उसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं। जो नीचे वाला, जो जिसको हम डेप्थ बता रहे थे एम्पलीट्यूड में, उसको हम लोग ट्रफ कहते हैं। ये नाम याद कर लीजिए। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव क्रस्ट आर, या फिर ट्रफ। मतलब देखिए, जैसे ये है, ये यहाँ से ऊपर गए,
एक क्रस्ट हुआ, ये तो नीचे ट्रफ हो गया, फिर ऊपर गए, ये एक क्रस्ट हुआ, ये नीचे ट्रफ हो गया। तो या क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस को या फिर ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, ये एक ट्रफ ये है, एक ट्रफ ये है, इसके बीच की डिस्टेंस कह लीजिए, या एक क्रस्ट ये है, एक क्रस्ट ये है, इनके दो क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस या दो ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को ही हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। क्लियर। अब आया अगर हमसे कहा जाए स्पीड ऑफ वेव निकालिए, तो हम कैसे निकाल, पहले हाँ एक बार फिर से आपको क्लियर करा देता हूँ। वेवलेंथ मतलब क्या हुआ, टू कंसिक्यूटिव डिस्टेंस बिटवीन टू कंसिक्यूटिव क्रस्ट, दो क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस या फिर दो ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को ही हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। स्पीड ऑफ वेव, वेव की अगर स्पीड निकालनी है तो देखिए स्पीड का हम लोग फार्मूला पता है, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो स्पीड ऑफ वेव, वेव की स्पीड का भी फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम ही होगा। एक चीज़ फॉर एग्जांपल x इक्वल टू लैम्डा, डिस्टेंस है आपकी x, मान लेते हैं कि जो डिस्टेंस है वो आपका लैम्डा, और लैम्डा क्या चीज़ है, वेवलेंथ, टू कंसिक्यूटिव ट्रफ के बीच की डिस्टेंस या टू कंसिक्यूटिव क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस को ही हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। तो इसका एक फार्मूला हम स्पीड, इसका ये भी तो बना सकते हैं स्पीड ऑफ वेव का, कि v इक्वल टू लैम्डा अपान टी। क्यों, लैम्डा का मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस x, और x क्या है, लैम्डा क्या चीज़ है, x के बराबर हो गया, और लैम्डा है क्या, जो डिस्टेंस है दो क्रस्ट के बीच की या दो ट्रफ के बीच की। बेटा देखो क्रस्ट को ये समझ लीजिए, ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है, ये ट्रफ है, तो इनके बीच की डिस्टेंस हो इसको भी लैम्डा कहेंगे, और इनके बीच की डिस्टेंस हो उसको भी लैम्डा कहेंगे। तो है तो डिस्टेंस ही है तो x ही है। तो स्पीड ऑफ वेव अगर हमको निकालनी है तो लैम्डा अपान टी होता है। क्लियर। अभी हमने फ्रीक्वेंसी का आपको फार्मूला बताया था, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपान टी। ठीक, तो अगर हमको इसकी स्पीड वेव की निकालनी है तो लैम्डा हो गया, और लैम्डा और इधर क्या है आपका ये अपान टी, तो ये तो 1 अपान टी हो गया ना। तो इसका एक फार्मूला ये भी हो जाएगा, v इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रिक्वेंसी, वेलोसिटी या स्पीड ऑफ वेव इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रिक्वेंसी। क्लियर। चलिए, वेव्स देखिए दो तरीके की होती हैं, एक होती है मैकेनिकल वेव, एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दो तरीके की वेव्स होती हैं। क्लियर है ये। और टॉपिक आपका क्या है 11th के उसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो भी है तो वो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ना है, आपको मैकेनिकल वेव्स आपको नहीं पढ़नी है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, इन दिस वेव इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ओसिलेट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, पहली बात तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, उसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहेंगे। लेकिन इसको थोड़ा ध्यान से एक चीज़ आप समझ लीजिए, ये चले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो फील्डें तो दोनों रहेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहेगी और मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगी, लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल बनेगा वो आपका बनेगा 90 डिग्री का, परपेंडिकुलर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल नहीं चलती हैं, परपेंडिकुलर चलेंगी। अगर एक आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चल रही है तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी ऐसे चलेगी, इस तरीके से रहेगी। मान लीजिए ये आपकी हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये आपकी हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड होगी, परपेंडिकुलर होगी, 90 डिग्री का ये एंगल बनाएंगे इसके बीच में, मतलब पैरेलल नहीं होगी। ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही रहेगी। अब देखिए इसके मतलब कुछ इसके बारे में आपको और बताते हैं कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में और क्या चीज़ें होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। देखिए एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा, इसको याद कर लीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन आल्सो ट्रेवल इन वैक्यूम,
मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है कि वहाँ पे एयर हो तो आपको मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वहाँ पे ट्रेवल करेंगी, या आपका वाटर हो, मतलब कोई मीडियम इनको नहीं चाहिए। ये वैक्यूम में भी, जहाँ कुछ भी ना हो, ना एयर हो, कुछ भी ना हो, वैक्यूम में भी ये आपका ट्रेवल कर सकती है। नो मीडियम रिक्वायर्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव्स के लिए हमको किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन ट्रेवल इन स्पीड ऑफ लाइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड होती है वो लाइट के स्पीड के बराबर होती है, 3 × 10⁸ मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होगी वो भी 3 × 10⁸ ही होगी। क्लियर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एक है, इसको तो ध्यान से समझ लीजिएगा। वेवलेंथ, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज सेम। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, उनकी जो क्या हो जाए, वेवलेंथ, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की सेम होती। इलेक्ट्रिक फील्ड का वेवलेंथ भी सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड का टाइम पीरियड, इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्रीक्वेंसी। कहने मतलब बेटा ये है कि वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और आपका टाइम पीरियड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की सेम होगी। अगर मान लेते हैं वेवलेंथ अगर आपकी 2 है, क्लियर, तो जो वेवलेंथ अगर 2 है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वेवलेंथ 2 रहेगी और मैग्नेटिक फील्ड की भी वेवलेंथ 2 रहेगी। अगर टाइम पीरियड इसका मान लेते हैं 10 सेकेंड है, तो मैग्नेटिक फील्ड का भी टाइम पीरियड 10 सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी टाइम पीरियड 10 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी अगर मान लेते हैं 5 हर्ट्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज और मैग्नेटिक फील्ड की भी फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज ही रहेगी। कहने मतलब बच्चों ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वेवलेंथ, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी तीनों चीज़ें सेम होती हैं। लेकिन बताया था बच्चे ने कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ध्यान रख लीजिएगा कि वेवलेंथ, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की सेम होगी, लेकिन एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में बी डिफर। एम्पलीट्यूड चेंज हो भी सकता है और सेम भी हो सकता है। कहने का मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड सेम हो। एम्पलीट्यूड डिफर हो सकता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का अलग अलग हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान लेते हैं 2 है, इसका हो सकता है 5 भी हो सकता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और वेवलेंथ ये तीनों इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की सेम रहेंगी। बेटा इसको देखो 2-3 बार हमने इस पॉइंट को इसलिए हमने पॉइंट आउट किया है ताकि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएं, कि ताकि आप कंफ्यूज मत करिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की एम्पलीट्यूड अलग हो सकती है। अगर सेम है तो मतलब उसमें कोई टेंशन की आवश्यकता नहीं है, उसमें ज़्यादा दुखी मत होइएगा, अरे ये तो सेम हो गए, सर ने तो बताया था कि अलग हो सकती। सेम भी हो सकती है और अलग भी हो सकती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेवलेंथ, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का सेम ही रहेगा, ये एक दूसरे का डिफर नहीं करेगा। फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए जो लाइट की स्पीड जो होती है, तो लाइट की स्पीड को हम लोग c से डिनोट करते हैं और स्पीड होती है 3 × 10⁸। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होता है, जो लैम्डा जो होगा वो इज इक्वल टू c के बराबर होता है। मतलब लैम्डा जो है आपका वो इज इक्वल टू c रहेगा और c इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो लैम्डा है, जो वेवलेंथ है, वो लाइट के स्पीड के बराबर ही रहेगी। c आपका है स्पीड ऑफ लाइट और लाइट की स्पीड क्या होती है 3 × 10⁸। आई होप बच्चों आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ये वाला टॉपिक जो है। और बाकी इसको एक बार आप कायदे से वीडियो को पॉज करके इसको कायदे से अच्छे से आप समझिएगा और फिर अपनी आप टेक्स्ट बुक पढ़िएगा, तो आपको अपनी टेक्स्ट बुक NCERT बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। और प्लस इसके बाद आप इसकी एक्सरसाइज करिए, आपको और भी मज़ा आएगा। और इसके साथ ही अब ये वाला लेक्चर अपना ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं मिलूँगा आपको प्लांक क्वांटम थ्योरी।
जान तो बच्चों ये सब चीज़ें पढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आपको नील बोर का मॉडल बहुत आपको अच्छे से आपको तब क्लियर हो जाएगा, तब आप खुद कहेंगे अरे सर ने अच्छा काम किया कि पहले हमको ये सारे कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर करवा दिए, और तब आपको नील बोर का वाला जो भी कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, और सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल वही वाला मॉडल आपका है भी। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक वो वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करिएगा, ताकि मेरा भी मन करेगा और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का। अगर कोई सजेशन हो तो सजेशन भी ज़रूर दीजिए आप, ताकि उस हिसाब से उसको फिर हम लोग और बेटर से बेटर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक